नई सीरीज़ स्वात द पैराडाइज। ये सीरीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए मेरी ये फेवरेट तरीन एरिया है स्वात का। इसको हम लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कह सकते हैं। स्वात के पैकेज में आपको लेक्स, वाटरफॉल्स, स्नोई पीक्स, ग्लेशियर्स सब कुछ आपको वन स्टॉप शॉप में मिलता है। अभी मैं फिज़ागढ़ रुका हूँ। फिज़ागढ़ मिंगोरा सिटी का एक इलाका है जो कि शहर से थोड़ा बाहर है। यही इलाका यूज़ होता है इस मज़ीद ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ से हम मालम जब्बा भी जा सकते हैं, यहीं से हम वाइट पैलेस भी जा सकते हैं, सैदू शरीफ भी जा सकते हैं और यहीं से हम मदीन बहरीन से होते हुए कलाम भी जा सकते हैं। आज हम अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करें अपना प्लान फिज़ागढ़ से। और पहले मैं जा रहा हूँ मालम जब्बा। मालम जब्बा के बाद हम कलाम रोड पकड़ेंगे। मदीन बहरीन, महूडन, खड़खड़ी, गबराल जो कुछ भी है उसमें से जितनी चीज़ें पॉसिबल है हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्लान। आज का प्लान है हमारा मालम जब्बा जाने का। आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा फेमस रिजॉर्ट है, 12 महीने ये चलता है। यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाए तो यहाँ पे एक्टिविटी और भी ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पे जिप लाइन है, स्की रिजॉर्ट है और इसके अलावा यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। और फिज़ागढ़ से ये तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव बनती है और सड़क भी बन चुकी है जो कि अच्छी बात है। तो मेरे साथ रहिए स्वात द पैराडाइज सीरीज़ में। मिंगोरा सिटी से मालम जब्बा का कुल फासला तकरीबन 45 किलोमीटर है, जिसे तय करने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। हाल ही में मालम जब्बा जाने वाली सड़क तामीर कर दी गई है और अब यहाँ हर किस्म की गाड़ी जा सकती है। मिंगोरा सिटी से निकलते ही सड़क के दोनों तरफ बागात का खूबसूरत सिलसिला शुरू हो जाता है। स्वात का आड़ू और जापानी फल वैसे भी पूरे पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हैं। इस वक्त अक्टूबर का महीना है और बागों में जापानी फल का निज़ाम चल रहा है। मालम जब्बा रोड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। नहायत आरामदेह और महफूज सड़क बनाई गई है और इंशाल्लाह मुकामी लोगों को सहूलत के साथ साथ सियाहत के शोबे को भी बहुत बूस्ट मिलेगा। इस सड़क पर भी जल्द एक वीलॉग बनाऊंगा और आपको मिंगोरा सिटी से मालम जब्बा का ये सारा सफ़र दिखाऊंगा। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट हम पहुंच गए हैं। तकरीबन 1.25 घंटे का सफ़र था। नहायत बेहतरीन सड़क है, हर किस्म की गाड़ी यहाँ पे आ सकती है। इसमें आपको 600 रुपये की टिकट मिलती है अगर आपने चेयर लिफ्ट यूज़ करनी है। अगर आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना तो 200 रुपये टिकट इसकी एंट्री फ़ीस है स्की रिजॉर्ट में एंटर होने की। और 2500 रुपये का पैकेज मिलता है जिसमें आपको जिप लाइन, चेयर लिफ्ट, वॉल क्लाइंबिंग और भी यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सारी शामिल हैं। 2500 रुपये का पैकेज लेके आप सारी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं। और ख़ाली अगर आप वॉल क्लाइंबिंग करना चाहते हैं तो 300 रुपये आपको चार्ज करते हैं। तो टिकट मैंने ख़रीद लिया है। तो बड़ा जोन में क्या है, ग्रिप ऑन ट्रिप डिस्काउंट होने का चाल निकल, ग्रिप ऑन ट्रिप होएगा, कार होएगा।
ये जो आप स्की रिजॉर्ट की लोकेशन देख रहे हैं मेरे पीछे, साथ चेयर लिफ्ट भी चल रही है। यहाँ पे नवंबर से बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है और फिर ये जनवरी फरवरी तक रहती है बर्फ़। और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल स्की फेस्टिवल होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये आप स्लाइड पे देख रहे हैं, जापान, कोस्टा रिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया से स्की के जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं मैदान, ये बर्फ़ से ढक जाता है और फिर स्की करने वाले लोग इसके ऊपर अपने कमालात और करिश्मे दिखाते हैं। अभी हमारा प्लान ये है कि हम लोग चेयर लिफ्ट पे ऊपर जाएंगे। ऊपर चल के आपको पूरा व्यू पॉइंट मिलता है सवात वैली का इस साइड से। वैसे इस वक्त हम चार बाग में हैं। जो मालम जबा की जो पॉइंट है, ये जो तहसील है इनकी TM में चार बाग का लगता है। चार बाग में और भी 2-4 पॉइंट हैं, लेकिन वहाँ के लिए हाइक और आपको जीप की ज़रूरत होती है। तो आज हम मालम जबा को पहले एक्सप्लोर करते हैं। ये चेयर लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है और अच्छा, बल्कि आप साइट सीइंग करते हुए जाते हैं। आपके राइट लेफ्ट जंगल है, दरख्त, पहाड़ हैं, आप उनको देखते जाते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपका राइट लेफ्ट का जो नज़ारा है, व्यू है, जो वो ओपन होता जाता है। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 500 मीटर की बनती है राइड, जो मैंने उनसे पूछा है। अभी इसको मज़ीद फाइनल कंफर्म कर लेते हैं 500 मीटर की, और इसमें लगते हैं 12 से 15 मिनट ऊपर जाने में। अभी हमारी हाफ वे हो गई है, आधा रास्ता हमने कर लिया। और दूसरी ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो साथ साथ ये लोग वॉक भी कर रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं। अगर आपका हाइक का प्लान है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाइक करते हुए 15 मिनट में आप हार्डली पहुँच जाएंगे, या 20 मिनट में, बल्कि नहीं 15 मिनट में चेयर लिफ्ट पहुँचेगी, आप पहुँचेंगे तकरीबन आधे घंटे में। आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है, आप खुद से पैदल भी जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोग, आप जस्ट एंट्री टिकट लें 200 रुपया और नारा मारें और निकल जाएं पैदल ही। चेयर लिफ्ट से उतरते ही आप एक किस्म का टॉप पे आ जाते हैं, लेकिन जिसका व्यू पॉइंट है वो मज़ीद आगे है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अब सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, पहले नहीं होती थी। तो सीढ़ियों से हम ये कोई 15-20 मिनट, ये लोग कह रहे हैं साढ़े आधा घंटा ही समझो, तो आधा घंटा लगा के हम लोग अब ऊपर जाते हैं व्यू पॉइंट पे। और ये आप मेरे पीछे देख रहे थे, जो सीढ़ियाँ थी और जो चेयर लिफ्ट थी वो होगी ख़त्म। अगर आप इस पर ना भी आना चाहें तो नीचे बेस से लेके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर आने के लिए, आप सीढ़ियों के जरिए ऊपर भी आ सकते हैं। ये मामूली सी कोई 1800 से 2000 सीढ़ियाँ, आप आराम से चढ़ सकते हैं। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद यहाँ पे एक कैंटीन बनी हुई है, वहाँ पे वॉशरूम भी है और चाय पकौड़ा आपको मिलता है। और मज़ीद टॉप व्यू के लिए आप मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। ये भी थोड़ी सी हैं, 300-400 सीढ़ियाँ। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये PC होटल है। ये पहले TDCP रिज़ॉर्ट होता था और फिर बाद में इसको PC ने रिज़ॉर्ट किया रिस्टोर। अभी प्लान ये है कि मज़ीद और ऊपर जाया जाए, मज़ीद और ऊपर, मतलब एना में नहीं होते जिन्हें आप समझ रहे हैं। तो वहाँ पे चल के व्यू पॉइंट करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे और फिर वापस आके चाय पकौड़े का निज़ाम.com करेंगे। और वापसी का क्या करें, पैदल करें? नहीं चलो ठीक है, टोकन हमारे पास है तो यहाँ से चलते हैं। अभी हम यहाँ पर ड्रोन की फ्लाइट भी करते हैं।
40 का ना, एक और चाहिए, बकाया पैसे दे। भाई जी कोई अच्छा सा टिक्का दें आप, तो नरम है बहुत ज़्यादा। ठीक है सर। नहीं कोई नया निकाल के दें कोई। हाँ जी माशाल्लाह। सर्दियों में ये जगह कुछ ऐसा मंजर पेश करती है। इंशाल्लाह जनवरी में भी यहाँ आऊँगा। चेयर लिफ्ट से उतरकर मज़ीद ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर आप मज़ीद ऊपर जाएं तो महसूस होता है गोया आप इस इलाके की छत पर आ गए हैं। हद्दे निगाह बहुत बढ़ जाती है और सब्ज़े से घिरे पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। सुभान अल्लाह। चेयर लिफ्ट जब आपको टॉप पे उतारती है तो वहाँ पे एक कैंटीन है और यहाँ आपको चिप्स पकौड़े बर्गर चाय और ये केचप केमिकल वाला आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अच्छी बात मुझे अब ये लग रही है कि यहाँ पे सारे सिग्नल आ रहे हैं और टॉप पे नहीं लेकिन नीचे जहाँ से चेयर लिफ्ट स्टार्ट होती है वहाँ पे 8-10 होटल हैं हर रेंज के। 2-2.5 हज़ार से शुरू हो रहे हैं ऑफ सीज़न में और पीसी तक यहाँ पे अवेलेबल है। और जिस पकोड़े पे मैंने ये केचप गिरा लिया ना वो पकोड़ा बेसिकली ज़ाया हो गया, खाने वाला नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें सबसे अहम बात एडी भी अहम नहीं की, छाड़ दो शुक्र अल्लाह का। 180 रुपये की प्लेट है पकोड़े की और चिप्स की, शायद मुझे नहीं आइडिया वो भी इतनी की होगी, वो भी 180 की है। तो नाश्ता नहीं किया हुआ था, यही नाश्ता है। अभी नीचे चलते हैं और नीचे चल के एपिसोड को रैप करते हैं। सहूलियात का अगर जायज़ा लें तो मालम जब्बा में 2500 से 25,000 तक की रेंज के कमरे दस्तयाब हैं। और सेलुलर कवरेज को देखें तो यहाँ तमाम मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल आते हैं। मिंगोरा सिटी से 4 से 5 हज़ार तक की कार आपको मिल जाती है जो आपको मालम जब्बा का ट्रिप करा सकती है। और दूसरी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हाइकिंग, जिप लाइन, चेयर लिफ्ट, जंपिंग कैसल जैसी तमाम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। मालम जब्बा का ट्रिप मेरा ख़त्म हो गया। अभी हम चेयर लिफ्ट से बैठ के नीचे आ गए हैं कि फैमिलीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है और बड़ा अच्छा पॉइंट बना हुआ है पिकनिक का। और अगर आप यहाँ पे आते हैं आप यहाँ पे रात भी रुक सकते हैं। जो लोग मिंगोरा में रात रुक रहे हैं अगर उनमें उनका है प्लान तो वो 1.5 घंटा मज़ीद ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आके रात रुक जाएँ। यहाँ पे प्री बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होटल मौजूद हैं, तो आप कोई भी होटल अपने बजट के अकॉर्डिंगली देख के ले सकते हैं। ग्रिफन ट्रिप का मेरा सफ़र जारी है और स्वाद पैराडाइज सीरीज़ में आज का ये मेरा पहला एपिसोड था।
मालम जबा से अब ग्रिप ऑन ट्रिप का सफ़र वादी कलाम में दाखिल होने वाला है, जहां हम बयून टॉप, कलाम फॉरेस्ट, महूडन झील और ब्लू वाटर जाने वाले हैं। मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। सवाद पैराडाइज सीरीज़ में इस वक्त मैं बहरीन में हूँ और आज मैं ट्रैवल करूँगा बहरीन से कलाम। आप सब जानते हैं कि ये 35 किलोमीटर का एक पैच था जो 10-12 साल मुरम्मत नहीं हो सकी, और ये 35 किलोमीटर हमारा 5 से 6 घंटे में होता था, और इसके लिए आपको यहाँ तो जीप लेनी पड़ती थी, यहाँ लोकल गाड़ी पे आप जाते थे 90%। पिछले साल ये सड़क बन गई है और बहरीन से अब मैं ट्रैवल करूँगा कलाम, और आज मैं आपको दिखाऊँगा ये सड़क अब कैसी है, कहाँ से अब ये ख़राब है। पिछले महीने सितंबर 2020 में एक सैलाब आया था छोटा सा, तो देखते हैं उसको कितना डैमेज हुआ है। और फ़िलहाल ये बहुत बड़ी सहूलत है, जो लोग कलाम आ रहे हैं अपनी गाड़ी पे वो डायरेक्ट कलाम पहुंच रहे हैं, और हार्डली 1.5 घंटे में 2 घंटे में। तो मेरे साथ रहिएगा। आज हम यहाँ से दरिया भी बहुत खूबसूरत हो जाता है और कलाम तक आपके साथ साथ रहता है, तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। बहरीन वादी सवाद का एक अहम स्टॉप है। बहुत से लोग कलाम जाते हुए या वापस आते हुए यहाँ रात रुकते हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए सब सहूलियात मौजूद हैं। मिंगोरा सिटी से कलाम वैली का कुल फासला 97 किलोमीटर बनता है, जिसे तय करने में तकरीबन अब 3.5 घंटे लगते हैं। कलाम तक जाने के लिए मिंगोरा से बहरीन तक 60 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला बाग डेरी रोड जो दरिया सवाद के बाएं जानिब चलता है। दूसरा पुराने वाला रूट है बहरीन रोड जो दरिया सवाद के दाएं जानिब चलता है। मुसाफत में ये दोनों फासले बराबर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाग डेरी से जाना बेहतर है। बहरीन से आगे कलाम रोड तक जाने के लिए मज़ीद 37 किलोमीटर का फासला है। ये सड़क क्योंकि अब बना दी गई है और कलाम तक आप अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और आरामदेह सड़क बनाई गई है, और जो लोग यहाँ पहले सफ़र कर चुके हैं उनके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये कितनी बेहतरीन सड़क है, और सेफ्टी के तमाम चेक्स को पूरा किया गया है। अभी अक्टूबर का महीना है, जिसकी वजह से दरिया सवाद में पानी थोड़ा कम है, लेकिन इसका रंग और इसकी खूबसूरती अभी भी वैसी ही कायम है। इस दरिया की मुकम्मल खूबसूरती अगर आपने देखनी हो तो आप यहाँ पे जून जुलाई के महीने में तशरीफ़ लाएं। तो जब भी कोई ब्रिज आता है तो 20 से 25 मीटर का एक पैच आपको रफ मिलता है, लेकिन उसके बाद ही सड़क ठीक हो जाती है। रास्ते में एक प्यारा सा ब्रिज देखा, सोचा थोड़ी देर रुककर तस्वीरें हो जाएं।
तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है और यकीन माने बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहले 35 किलोमीटर का ये सफ़र 5 घंटे में तय होता था और आप बहुत थक भी जाते थे। बहरीन से कलाम का सफ़र तकरीबन आधा तय हो चुका है और हम मांगक्याल पहुंच चुके हैं। ये एक छोटा सा स्टॉप ओवर है और यहाँ कई टक शॉप्स और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। वादी सवात को अब सेहत के हवाले से बहुत बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि पहले आपको इस्लामाबाद से मंगोरा जाने के लिए 4.5 घंटे लगते थे और अब सवात एक्सप्रेस वे के बनने के बाद ये टाइम कम होकर 1.5 घंटे पर आ गया है और सड़क भी बेहतरीन बनाई गई है। सवात एक्सप्रेस की तफसीलात जानने के लिए आप ऊपर इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मंगोरा से कलाम जाने वाली सड़क भी मुकम्मल तौर पर बन चुकी है, जिसके बाद 7 घंटों में तय होने वाला फासला अब 3-3.5 घंटे में तय होने लगा है। सामने जो आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, 2010 के सैलाब में ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ था और इसकी बेस भी कोई ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती, लेकिन ये पिछले 10 साल से यहीं पे खड़ा है। बहरीन से हमारा सफ़र जो स्टार्ट हुआ था, कलाम हम पहुंच गए हैं शहर में और ये तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट का सफ़र है। रास्ते में कोई 12 से 13 ब्रिज आते हैं, जो कि उनके पास का जो 25-30 मीटर का पैच होता है वो टूटा हुआ होता है। उनकी भी मरम्मत जारी है, जिसकी वजह से 1.5 घंटा लगा है 35 किलोमीटर को। अदरवाइज़ जब वो ब्रिज बन जाएंगे नेक्स्ट सीज़न में, तो ये भी सफ़र जो ड्यूरेशन है वो भी 1 घंटे तक रह जाएगी।
लेकिन अभी भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी सहूलत बन गई है, क्योंकि पिछले 12-13 साल से ये सड़क का बहुत बुरा हाल था। जिन लोगों ने सफ़र किया है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सहूलत मिली है। खैर अभी मैं कलाम पहुंच गया हूं, तो 1-2 दिन का यहाँ पे प्लान है। तो आज के एपिसोड के बारे में मुझे बताइएगा और कोई सजेशन हो तो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। ग्रिप ऑन ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कलाम सिटी से महूडन लेक जाने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है और यहाँ जाने के लिए आपको जीप पर सफ़र करना पड़ता है। महूडन झील के रास्ते में 4 से 5 बेहतरीन लोकेशंस आती हैं जहाँ आप रुकते हुए जाते हैं, जिनमें पहला कलाम फॉरेस्ट, ओशू, चश्मा आब शिफा, मटिलतान वाटरफॉल, फलकशेर व्यू पॉइंट आते हैं। मतलब महूडन लेक का ये सफ़र आपको बहुत कुछ दिखाने वाला है। तो चलें इस खूबसूरत झील का खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड सवात द पैराडाइज सीरीज़ मेरी जारी है और इस वक्त मैं कलाम सिटी में रुका हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत सर्दी है। अभी अक्टूबर का आगाज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है। सुबह 5 बजे -1 टेम्परेचर था और यहाँ पे वैसे भी मई जून में भी बहुत सर्दी होती है दूसरे इलाकों की निस्बत। आज मैं जा रहा हूँ महूडन लेक। ठीक है, महूडन लेक तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे जो मैं बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जी महूडन लेक कोई एक जगह नहीं है कि आप गए झील पे और वापस आ गए, ऐसा नहीं है। महूडन का रास्ता इतना खूबसूरत है और रास्ते में इतने ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट्स आते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको महूडन तक लेके जाऊंगा और रास्ते में जो जो पॉइंट्स आएंगे मैं आपको वो दिखाऊंगा और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। वहाँ पे आप बल्कि आप लोग भी देखेंगे बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। अभी अक्टूबर का महीना है और टूर सीज़न ऑफ हो चुका है, इसलिए बाज़ार में ज़्यादा रश नहीं। सीज़न के दिनों में यहाँ हर तरफ कार्स और जीपें नज़र आती हैं और जबकि दुकानों पर भी बेतहाशा रश लगा होता है। कलाम बाज़ार बज़ाते खुद एक इंटरेस्टिंग जगह है। जून जुलाई के महीने में भी रात को यहाँ सर्दी होती है, तो लोग रात गए तक यहाँ घूमते नज़र आते हैं और बाज़ार भी रात गए तक खुला रहता है। आइए कलाम बाज़ार का मुख्तसर विज़िट करते हैं। सुबह 9 बजे ही पकोड़े, समोसे और चप्पल कबाब मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शॉपिंग के लिए ट्रेडिशनल कपड़े और ड्राई फ्रूट्स की बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। कलाम बाज़ार से आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो किसी भी बड़े शहर के बाज़ार से मिलती है। दरिया में इस वक्त पानी ना होने के बराबर है, लेकिन जून जुलाई में इस दरिया का अपना ही निज़ाम होता है।
कलाम बाज़ार से आप जैसे ही ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आप कलाम फॉरेस्ट में दाखिल हो जाते हैं। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत और घना है। यहाँ अक्सर टीवी कमर्शियल्स और ड्रामों की शूटिंग भी हुआ करती है। यहाँ गाड़ी की एंट्री फ़ीस 50 रुपये है। इस जंगल में रात गुजारने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। जंगल में मुख्तलिफ़ जगहों पर टेंट विलेज लगाए गए हैं। बस वॉशरूम के लिए अगर आपको रात के वक्त टेंट से बाहर जाना पड़े तो वो ज़रा थ्रिलिंग हो जाता है। अभी ऑफ सीज़न है जिसकी वजह से 1000 से 1500 रुपया चार्ज किया जा रहा है, लेकिन पीक सीज़न में ये लोग 5000 से कम नहीं लेते। ये जंगल सर्दी में बिल्कुल सर्बिया और अलास्का का नज़ारा पेश करता है और यहाँ सर्दियों में आने वालों की एक मखसूस फ़ैन बेस है। कलाम फॉरेस्ट से निकलने के बाद ओशू विलेज आता है। अभी हम इसके रास्ते में हैं और एक छोटा सा दरिया या नाला कह लें हमारा हमसफ़र बन गया है। इस नाले का आगाज़ महूडंड लेक के थोड़ा पीछे से होता है और कलाम सिटी में जाकर ये दरियाए कलाम से मिलता है। कलाम सिटी से जब आप ट्रैवल करते हैं महूडंड लेक की तरफ, पहला पॉइंट आया था ओशू जंगल का, कलाम फॉरेस्ट का कहते हैं, और दूसरा पॉइंट आता है ओशू गांव का। ये एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। यहाँ पे होटल भी बने हुए हैं और यहाँ पे रात रुकने का निज़ाम भी ऑन है। इससे पीछे है ओशू विलेज। ओशू विलेज की वजह से इसे ओशू कहते हैं। दरिया का फ्लो जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त 50% हुआ हुआ है। ये जो बड़ा सा पत्थर आपके सामने आ रहा है इसका सिर्फ थोड़ा सा सर नज़र आ रहा होता है सीजन में, जून जुलाई में। ये कलाम फॉरेस्ट से आधा घंटे का सफ़र है। बहुत से लोग वो हैं जो कलाम सिटी के रश में नहीं रुकना चाहते, तो वो मज़ीद आधा घंटा ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाते हैं। ये बहुत पीसफुल पॉइंट है, तो वो यहाँ पे रात रुकते हैं। ये चेक करें इनके नेचुरल फ्रीजर। ये बेसिकली चश्मे का पानी है जिसको इन्होंने पाइपिंग करके एक फ्रीजर का बना दिया है। बहुत ठंडा है। चश्मे का पानी आ रहा है डायरेक्ट और इन्होंने पाइप की डक्ट बना के उसको नेचुरल फ्रीजर बना दिया। वेरी गुड यार।
ओशू में एक छोटा सा कलरफुल सा बाज़ार है जहाँ ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स, शहद और सलाजीत फ़रोख्त की जाती है। ओशू के बाद सड़क की हालत अच्छी नहीं रहती और खड्डा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अभी हम फलकशेर पहाड़ के व्यू पॉइंट से गुजर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से बादल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस खूबसूरत पहाड़ का नज़ारा नहीं किया जा सकता और हम यहाँ रुक भी नहीं रहे। वैसे आपको बताता चलूँ, फलकशेर पहाड़ कलाम वैली का सबसे बुलंद पहाड़ है, जिसकी 5,918 मीटर बुलंदी है। ये पहाड़ पहली दफ़ा 1957 में न्यूजीलैंड के कोह पैमाने सर किया था और वैसे ये पहाड़ हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। हमारा तकरीबन आधा रास्ता हो गया है और यहाँ पे ज़रा वैली का व्यू था। पानी इतना क्लियर हो गया ना, जो कलाम में था उससे डबल साफ़ हो गया पानी। और यहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर के लिए और इतनी यहाँ पे शदीद सर्दी है। कलाम सिटी में 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था सुबह 10 बजे और हम तो अब कोई 1.5-2 घंटे आगे आ गए हैं। अब पता नहीं क्या बना होगा। हवा चल रही है शदीद किस्म की और आगे हमें बादल नज़र आ रहे हैं। अभी हमारा रहता है जी मटलतान वाटरफॉल रहती है और फलकशेर व्यू पॉइंट भी रहता है। जीप वाले जो अपना ऑफिशियल स्टॉप करते हैं वो तकरीबन मिडवे है। यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है, यहाँ पे कैंटीन्स हैं, खाने के लिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्मली लोग यहाँ पे क्योंकि नाश्ता करके निकलते हैं तो वो यहाँ पे जस्ट चाय पीते हैं। दरिया यहाँ से छोटा सा नाला बन के बड़ा खूबसूरत गुजरता है, यहाँ पे तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं तो लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं।
मटलतान वाटरफॉल पे मैं पहुंच गया हूँ। ये जो आप मेरे पीछे वाटरफॉल देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी वाटरफॉल है। शायद देखने में आपको छोटी लग रही है। इसका ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। ये जो होटल आप देख रहे हैं, यहाँ से आप ट्रैक करते करते ऊपर जाते हैं। 20 से 25 मिनट लगते हैं आपको वाटर फ्लो तक पहुँचने पे, जहाँ पे आके पानी गिरता है। तो ये बहुत बड़ी वाटरफॉल है। उसका पानी का स्प्लैश भी बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो इस वक्त तो वो शदीद सर्दी है, ऊपर जाने वाला सीन नहीं है। कैमरा मैन भेजने हैं कि यार तू जा रहा। ये जो आप पीछे सिट्टे बनाने का ऑपरेटर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इस वक्त शदीद सर्दी है। और तकरीबन जब हम कलाम सिटी से निकले थे तो 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, और यहाँ पे आके तो डबल हो गया। मेरा ख्याल है 1-2 टेम्परेचर होगा। और यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। तो यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर, हाथ सेकेंगे और सिट्टे खाएँगे। ट्रिप के पैसे ख़त्म हो गए हैं जी। यहाँ पे सिट्टे बनाएंगे, 200-250 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। फिर माहूडन तक पहुँचेंगे। कुछ दोस्त चले गए ऊपर इसके वाटरफॉल तक इसको देखने, तो मेरा निज़ाम तो यहीं पे बैठने का है। मटलतान वाटरफॉल के बाद आपका सफ़र तकरीबन 45 मिनट का रह जाता है, लेकिन अब सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जो लोग यहाँ अपनी गाड़ी पर आए हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। अक्टूबर का महीना है और ख़िज़ां का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी बढ़ती जा रही है। दरख्तों का रंग भी पीला होता जा रहा है। माशाल्लाह पीले दरख्त देखने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है, और अभी आगे चल के मज़ीद खूबसूरत दरख्त और व्यू आने वाले हैं। वैसे प्लान तो मटलतान आबशार से सीधा माहूडन लेक पर जाने का था, लेकिन रास्ते में ये जगह बहुत ही प्यारी मालूम हो रही है। सोचा कुछ देर यहाँ रुक जाते हैं।
लें जी, आखिरकार हम लोग महूडन झील पर पहुंच गए हैं और सर्दी मज़ीद बढ़ गई है। महूडन लेक पे हम लोग पहुंच गए और जो मैंने पहले मशवरा दिया था कि आप लोग यहाँ पे गाड़ी पे आ सकते हैं वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि गाड़ी पे अब आप यहाँ पे आएंगे तो गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादती वाली बात है ये। मटलतान वाटरफॉल तक सड़क काफ़ी हद तक बेहतर थी, लेकिन उसके बाद निज़ाम बहुत ख़राब हो गया था। अक्टूबर के महीने में महूडन अपना अलग रूप दिखाती है, अलग शक्ल दिखाती है। पानी थोड़ा कम हो जाता है, दरख्त पीले और मैरून से हो जाते हैं। तो पहुंच गए हम कलाम सिटी से, तकरीबन 3 घंटे हमें लगे यहाँ पहुंचने में। रास्ते में हमने 5-5, 10-10 मिनट के स्टे किए थे। तो आप बताइएगा आपको मेरा ये सफ़र कैसा लगा, और जल्द ही मैं महूडन लेक के एपिसोड लेके आपके पास हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस झील तक का सफ़र आपने देखा, झील कैसी है, यहाँ निज़ाम ज़िंदगी कैसा है, ये सब अब आपको मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊँगा। सवाद द पैराडाइज सीरीज़ में आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोग कैसे महूडन पहुँचे, और आज हम लोग इस झील को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ड्रिप का नया एपिसोड, और मैं इस वक्त आ गया हूँ महूडन लेक पे। महूडन एज पर लोकल्स एक पश्तो वर्ड है और इसका मतलब है फुल ऑफ फिश। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी है और पहाड़ों पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। यहाँ पे सामने वाला पहाड़ आप देख रहे हैं वो 70-80% फुल हो गया है, और यहाँ पे बहुत से जो लोग थे वो जा चुके हैं सर्दी से भाग के, और मैं तो अभी आया हूँ। और वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ नहीं आए कपड़ों की, लेकिन अंदाज़ा था कि सर्दी होगी, लेकिन इतना नहीं था पता कि कुल्फ़ी जम जाएगी। अभी यहाँ पे 70-80% होटल्स बंद हो चुके हैं, और ये वो बता रहे हैं कि ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा सीन यहाँ पे। अभी यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है और बोटिंग है और साइट सीइंग है। ये जो पीछे मेरे आप दरख्त देख रहे हैं, इसके पीछे एक जजीरा है छोटा सा, इसे तो अगर तो किश्ती पे बैठे तो उधर भी जाएंगे, बाकी फिर थोड़ा सा ड्रोन उड़ाएंगे और खाना खाएंगे यहाँ पे, और कोशिश करके जल्दी निकलेंगे क्योंकि सर्दी बहुत है। कलाम सिटी से महूडन लेक जाने के लिए तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगता है, और जीप या लैंड क्रूज़र ही अच्छी चॉइस है जाने के लिए। और आम दिनों में यहाँ जाने के 6 से 8 हज़ार रुपये चार्जेस होते हैं, जबकि सीज़न में इससे ज़्यादा भी चार्ज किया जाता है। महूडन झील का विज़िट एक पूरे दिन की एक्टिविटी है, क्योंकि रास्ते में आप ओशू जंगल, मटलतान वाटरफॉल और फलक शेर व्यू पॉइंट जैसे पॉइंट्स आते हैं। आप ये जो मेरे पीछे जजीरा देख रहे हैं, ये सारा सी थ्रू हो गया है,
आप देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई है, बहुत ज़्यादा दरख्त काट दिए, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। मेरे पास कुछ पुरानी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं अपने इवेंट्स की, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि पहले यहाँ पे क्या निज़ाम था और अब जो है वो बड़ा काम ख़राब कर दिया लोगों ने। यहाँ से कटे हुए दरख्त नज़र आ रहे हैं, तो ये शायद मैनेजमेंट ने किया है, लोकल लोगों ने किया है, बट दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। पानी भी अभी काफ़ी कम हुआ है झील का, तो है तो ठंडा ना कम भी हो ज़्यादा भी हो, पानी होता तो ठंडा ही है। अभी पहाड़ों पे आप देख रहे हैं बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हम एक बड़ा अच्छा सा टाइम लैप बनाते हैं, बादलों ने घेरा हुआ है इस पूरी झील को। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं किसी कमरे में छुप के, क्योंकि बाहर रेस्ट करने वाला सीन नहीं है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। झील का पानी इस वक्त काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन इसका रंग अभी भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। बोटिंग के लिए 800 से 1000 रुपये तक के चार्जेस हैं। पार्किंग एरिया के पास ही नहायत सादा सी मस्जिद बनाई गई है। और अब वक्त हो गया है खाना खाने का, तो चलें आज आपको चिकन कढ़ाई का निज़ाम कराता हूँ।
मुझे मसाला थोड़ा तेज़ लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। हरी मिर्च आ गई है। अपने सुपर वियन में कढ़ाई का सारा निज़ाम करवा दिया है और अब देखते हैं कैसी बनती है। भूख शदीद लगी हुई है और यहाँ पे ओपन एयर सीन रखा खाने का। ये चटाई है हमारी और वो पीछे माउंटेन झील। हवा बहुत तेज़ चल रही है। खाना खा के खाने का रिव्यू देने का टाइम नहीं होगा क्योंकि खाना ठंडा हो गया तो फिर इतने गर्मी वाला सीन भी नहीं होता। ऐसे ही पानी ला दे मेरा। 2-3 प्लेटें वैसे ला देना। ले आओ जी इधर। इसमें नींबू भी डलवाया है हमने, थोड़ा सा दूध डाला था। लाहौर से आए हुए हैं और एक दो दफ़ा हमने भाई की काफ़ी वीडियोस देखी हैं। बहुत हमें देख के ही लगता है कि काफ़ी मेहनत हो रही है, लेकिन आज हमने देख भी लिया है लाइव यहाँ पर। आंसू निकला है मेरे मिर्चों से मिर्चों से। सही है ये बकरी पुलाव। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने अपर के ऊपर एक और अपर पहन लिया है। जैकेट नहीं लाया हुआ था। ये आप झंडे से देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है और टेम्परेचर भी इस वक्त 1 के करीब ही समझे या 0 के करीब ही। खाना खा लिया है, खाना गुजारा कर गया। यहाँ पे रात रुकने के लिए यहाँ पे टेंट मौजूद है, आप रुक सकते हैं, लेकिन फैमिली वाला सीन नहीं है। बड़े ही गुजारे वाले वाशरूम है तो, लेकिन चलें, ऐसी जगहों पे पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है सीन। यहाँ पे ये कुछ लोग आए हुए हैं जो मैंने आपको बताए थे। ये इसी टेंट में रुके हुए हैं और पीछे ये जो कैनोपी सी लगी हुई है इसके अंदर ये कुकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे क्रिकेट भी चल रही है। अच्छा, आपने बनाए भी खुद ही हैं? वाह जी वाह। यहाँ पे कुछ बॉयज़ बैठे हुए हैं। ये जो आप छोटा सा कैनोपी देख रहे हैं इसके अंदर इन्होंने खुद सा ही अपना सेटअप लगाया हुआ है और पकोड़े बना रहे हैं और बारिश की मुनासबत से बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है इन लोगों ने अपना। और ये सिलेंडर के पास बैठ के अपना निज़ाम बहुत अच्छा कर रहे हैं। माउंटेन लेक से थोड़ा सा आगे 10 मिनट की, ये जो आप मेरी शर्टें देख रहे हैं डबल, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से मुझे दो शर्टें पहननी पड़ गई हैं। जैकेट नहीं लाया हुआ था। और माउंटेन लेक से 10 मिनट की अगर आप वॉक करके आगे जाएं, मैक्सिमम 15 मिनट की, तो आगे एक सैफुल्ला झील है, वो भी बिल्कुल ऐसी है। और 15 मिनट अगर आप गाड़ी पे बैठ के मज़ीद आगे जाएं तो आगे कंडल शाही लेक है। पहले इसका नाम था असमतुल्ला लेक, सैफुल्ला और असमतुल्ला, लेकिन अब उसका नाम बदल के कंडल शाही लेक रख दिया है। आप आगे भी जा सकते हैं। माउंटेन का ये एपिसोड मैंने किया है अक्टूबर मिड में 2020 में।
इस झील का और इस लैंडस्केप का जो निज़ाम है वो जून जुलाई में इंटायरली डिफरेंट होता है। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा होती है। और ये जो मेरे पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, इस ग्राउंड में भी पानी होता है। झील इतनी बाहिर आ जाती है ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक एपिसोड इसके ऊपर हम लोग जून या जुलाई में भी करें, ताकि दोनों मौसमों का हम इसको एंजॉय कर सकें। अभी 4 बजने वाले हैं और 5:15 यहाँ पे मगरिब हो जाएगी, 5:30 बजे मगरिब हो जाएगी। और फिर लिहाजा अब निकलने का प्लान है। आप मुझे बताइएगा आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया और बड़ी एफर्ट भी की है कुछ चीज़ों में। सर्दी में ज़्यादा टूरिज़म का करता नहीं हूँ। माहौडन आने की जो जीप है वो 8,000 रुपये में होती है, 9,000 रुपये में होती है। सीज़न में ईद के फ़ौरन बाद ये 10 से 12,000 रुपये भी लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 8 से 9,000 रुपये में हो जाती है। अभी ऑफ सीज़न है तो मैं 6,000 रुपये में यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे खाना आपको बता दिया है, मैंने दिखा भी दिया है। और जो अवेलेबल सहूलियात थी, मोबाइल फ़ोन के यहाँ पे सिग्नल नहीं आते। और शर्टें मेरी 3 आपको नज़र आ रही हैं। कोई बात नहीं, सर्दी बहुत है, इतना मैं हीरो नहीं बन सकता कि मेरी शर्ट बुरी लग रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रिप ऑन ट्रिप, अल्लाह हाफिज़। कलाम हम पहुंच गए हैं और माहूडन का खड़खड़ी वाला लेक आगे चल के आएगा। अभी यहाँ पे करीबी 7 से 8 किलोमीटर दूर है बयून टॉप विलेज है, ऊपर से कलाम बाज़ार सारा नज़र आता है और जीप ट्रैक है। वैसे फील्डर भी चली जाती है, लेकिन अगर 5 लोग जाएँ तो उनको 1-2 जगह पे रुकना पड़ता है। और अभी हमने यही गाड़ी करवा ली है कल के लिए भी, आज के लिए भी। तो शाम होने में भी 3-4 घंटे हैं। तो पहले हम चल रहे हैं बयून टॉप, पहले खाना खाना है। मेरे साथ रहिए। बयून विलेज जाने के लिए आपको 30 से 35 मिनट का वक्त लगता है। यहाँ लोकल जाने के लिए फील्डर गाड़ी और जीप दोनों की ऑप्शन मौजूद हैं। आप खुद भी अपनी गाड़ी पर यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप कलाम सिटी से गाड़ी हायर करते हैं तो 2500 से 3,000 के दरमियान वो आपसे चार्ज करेगी और आपको बयून विलेज का चक्कर लगवाकर वापस कलाम ड्रॉप करेगी। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो बयून विलेज में आपको मुनासिब सा रेस्टोरेंट और वॉशरूम मिल जाता है। इसके अलावा सेलुलर कवरेज भी यहाँ पे आती है। बयून विलेज जाने के लिए आप कलाम फॉरेस्ट को जाने वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे तो कलाम फॉरेस्ट में दाखिल होने से पहले आप सीधे हाथ मुड़ जाएंगे। यही सड़क आपको बयून विलेज तक लेके जाएगी। सड़क मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रही है और कलाम सिटी का मंजर भी खुलता जा रहा है। वैसे ओवरऑल सड़क पुख्ता बनाई गई है।
ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है और सड़क के बाहर वाले किनारे पर कोई हिफाजती दीवार भी नहीं है और सड़क पर मोर भी ख़तरनाक हैं, तो बेहतर है आप यहाँ का लोकल ड्राइवर ही हायर करें और फिर इजी होकर सड़क और सफ़र का मज़ा लें। बयून विलेज तो खूबसूरत है ही, लेकिन इस तक जाने वाले रास्ते का भी अपना ही निज़ाम है। वो मुश्किल 20-25 मिनट का ट्रैक है। आपको कलाम में जो पहाड़ नज़र आते हैं, पहाड़ों के ऊपर हम आ गए हैं। बयून विलेज है ये, और यहाँ पे ग्रीन स्पॉट एक जगह है, ग्रीन टॉप सॉरी, और यहाँ पे ग्रीन टॉप एक जगह है, वहाँ तक हम ट्रैक करेंगे। ठीक हो गया, और बेहतरीन किस्म का सफ़र है। और यहाँ से सेवन सिस्टर्स जो पहाड़ है वो भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, तो उसका भी हम कोशिश करते हैं कुछ कैप्चर करें। और माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे हैं। साथ रहिएगा, आप आज आपको हैवी निज़ाम दिखाने वाला हूँ। गाड़ी जिस जगह आपको ड्रॉप करती है, इस जगह की लेफ़्ट साइड पर बयून विलेज और राइट साइड पर ग्रीन टॉप है। तो पहले हम ग्रीन टॉप से कलाम सिटी का व्यू करते हैं। कलाम की छत पे हम आ गए हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको कलाम सिटी सारा नज़र आता है और बेहतरीन, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप कलाम आते हैं तो अपने प्लान को सिर्फ माहौडन तक रिस्ट्रिक्टेड ना रखें या खड़खड़ी कंडोल तक, आप इसको भी शामिल कर लें। 20 से 25 मिनट का ट्रैक है, 3000 रुपये की जीप हो जाती है बड़े आराम से। एक बड़ा अच्छा आइडिया है मेरे जहन में। आप ऐसा करें कि फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आप आते हैं तो खाना आप ऊपर ले आएँ, ग्रीन टॉप पे आप बैठ के खाना खाएं। इतना को लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा ना इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये बात है कि गंद ना पाना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, खुदा दा वास्ता जी गंद ना पाना। अभी ये 1 साल ही हुआ है यहाँ पे लोगों ने आना शुरू किया है, तो बड़ी गुजारिश है यार आपसे, जब कोई नई जगह रिस्टोर होती है खुशी तो होती है, साथ ही ख़तरा भी लाहक हो जाता है। जैसे कि वो अम्ब्रेला वाटरफॉल की मैंने बात की थी, नया पॉइंट ओपन हुआ है
और वहाँ पे इतना गंद है। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन वही बात है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म की हम बात करेंगे। साफ़ रखें इस गांव को, बहुत प्यारी जगह दी है अल्लाह ने, बहुत प्यारा हमारा मुल्क है, तो सफाई का हमने लाजमी ख्याल रखना है। लेजिंग ग्रिपोन ट्रिप की तरफ से ये मस्ट विजिट प्लेस बन गई है, खूबसूरत तरीन जगह है, और यहाँ पे आने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। आप 25 मिनट में ऊपर आ जाते हैं टॉप पे, ऊपर इतना नहीं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ को 7 सिस्टर्स कहते हैं। इस पहाड़ की 7 चोटियाँ, ये बड़ा फेमस पहाड़ है कलाम रीजन का। और 7 सिस्टर का हम टाइम लैप भी ले रहे हैं। यहाँ पे बादलों ने इसको जफ्फी डाली हुई है, तो वेट कर रहे हैं कि जफ्फी ख़त्म हो जाती, अपना काम करिए। और ये जो पीछे देख रहे हैं आप पहाड़ के नीचे, ये विलेज है। कोशिश करें कि वहाँ ना जाएं, क्योंकि व्यू पॉइंट भी इधर है और खेत भी इनके इधर है, क्योंकि लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं। ये नया पॉइंट है जो अमर जो है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है, मैं अपना ड्रोन नहीं उड़ा रहा यहाँ पे। और इस वक्त मैं ग्रीन टॉप के ऊपर खड़ा हूँ, और मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा है कलाम सिटी। बयून विलेज की बैक साइड पर एक नहायत ही खूबसूरत पहाड़ है। इसकी 7 चोटियाँ हैं, जिसकी वजह से इसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये पहाड़ पूरे कलाम शहर से नज़र आता है, और इसका ऊपरी हिस्सा पूरा साल बर्फ़ से ढका रहता है। और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। मिनी अरंकेल की फील आपको यहाँ पे आके आ रही है। पीछे आपको जो स्नोई पीक्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं। टॉप पे इस वक्त आप मौजूद हैं, नीचे कलाम शहर नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, गाड़ी आप अपनी ना लाएँ, स्टीप ज़्यादा है और ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रैक है मेरे ख्याल से। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई यहाँ पे सुकून है। यहाँ पे वैसे यहाँ पे सिग्नल भी आ रहे हैं, मज़े की बात ये है यहाँ पे मोबाइल सिग्नल भी आ रहे हैं। ऊपर रात रुकने का कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि ये सामने तो कलाम है, आप चाहे पैदल उतर जाएँ आधे घंटे में नीचे। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा सुकून करेंगे। इतनी सादा विलेज लाइफ है यहाँ पे, विलेज लाइफ देखने का इतना मज़ा आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप गांव वाली साइड पे ना जाएं, क्योंकि वो जस्ट लाइक गांव है, वो आपने देखे ही होते हैं, तो गांव वाले थोड़े ऑफेंड होते हैं। आप यहाँ पे रह के एंजॉय करें, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ पे। अभी हम मज़ीद आगे जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट है आगे हमारा।
बयून टॉप का सफ़र मेरा ख़त्म हो गया है। ये मेरी पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, तुसी समझते हो पोल्ट्री वाली गड्डी है, वो नहीं चक्करेगा, यहाँ पे वही चलती है ये। और ये जो सड़क है ये प्रोफेशनल ट्रैक है, काफ़ी थोड़ा सा ख़तरनाक है। बयून विलेज का मेरा एपिसोड ख़त्म हो गया। सवात द पैराडाइज सीरीज़ मेरी अभी जारी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है इंशाल्लाह। तो उतनी देर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि फिर आपसे मज़ीद रब्ता रहे। अल्लाह हाफ़िज़। ट्रिप ऑन ट्रिप में सवात द पैराडाइज सीरीज़ अभी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड लेके मैं आया हूँ और सवात द पैराडाइज सीरीज़ मेरी अभी चल रही है। ये जब आप गबराल वैली की तरफ जाते हैं तो मेन ब्रिज के बाद राइट साइड पे एक सड़क जाती है, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर आपने आगे जाना होता है। तो इस वक्त तो मैं ओशू जंगल के पास से मैं निकल रहा हूँ और ये कोई 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता है। और फ़िलहाल तो खैर पानी थोड़ा कम होगा, लेकिन अच्छी जगह है और मज़ाफ़ात में है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं है। वैसे आपको बताऊं, गबराल रोड के ऊपर जब आप जाते हैं तो गबराल पे आपको खड़खड़ी लेक मिलती है, शाही बाग मिलता है, अतरोड़ वैली भी वहीं से आती है। तो बहुत बड़ा गेटवे है ये। लेकिन हम वहाँ के जो ब्रिज आएगा, ब्रिज से राइट हो जाएंगे। राइट टर्न लेने के बाद हमें 2.5 से 3 किलोमीटर तय करेंगे इंशाल्लाह और हम पहुँचेंगे ब्लू वाटर। आज ग्रिप ऑन ट्रिप में सफ़र किया जा रहा है ब्लू वाटर की तरफ, जो कलाम शहर से 8 से 9 किलोमीटर दूर है। ब्लू वाटर तक जाने के लिए आपको कलाम फॉरेस्ट से लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है। इस मोड़ पर ब्लू वाटर का बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ जी, ब्लू वाटर स्पॉट की तरफ जा रहे हैं हम लोग और फुल टाइम मिट्टी कट्टे वाला प्रोग्राम है, लेकिन रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। आप ये देख रहे हैं, काफ़ी हिलजुल चल रही है। ये 6 किलोमीटर दूर है ओशू जंगल के से। जब आप लेफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और तकरीबन पौना घंटा लगता है, मेरा ख्याल आधा घंटा हमें हो गया। और अभी साइन आया था कि तकरीबन 2 किलोमीटर रह गए। तो ये मास्क मैंने इसलिए चढ़ा ली है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। लग तो यही रह गया, इंशाल्लाह अच्छी जगह नज़र आने वाली है। गबराल रोड वाला पुल क्रॉस करने के बाद मज़ीद 3 से 4 किलोमीटर तय करना पड़ता है। ये वाला रास्ता काफ़ी ख़राब है, लेकिन इसका दुरानिया कम है।
यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी कैंटीन भी बन गई है और यहाँ पे बड़ा रश लगा हुआ है क्योंकि 2-4 टूर आए हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल है। तो चल के देखते हैं कैंटीन में क्या क्या मौजूद है हमारे लिए। इस तवे पे तो 3-3 रोटियां इकट्ठी पक जाएंगी। हाँ, बनाना थोड़ा मुश्किल है ना। अच्छा अच्छा। किचन पे इस वक्त फुल टाइम रश लगा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। मेरा ख्याल था यहाँ से सिर्फ पकोड़े और चिप्स चाय मिलती है। ये लोग तो कढ़ाई भी बना रहे हैं, रोटियाँ, सैलड, रायता, सब कुछ यो सीन ऑन है इनका और बड़ा बिजी है और काफ़ी लोग ऑर्डर का अपने इंतज़ार कर रहे हैं किचन में। तो वहाँ बहुत सी ऐनक पा रही है। इस कैंटीन में आपको ट्राउट फिश भी यहाँ से मिल जाती है आपको ब्लू वाटर से। ये जो आप छोटा सा पीछे स्विमिंग पूल देख रहे हैं ये ट्राउट मछलियों का है और इसमें कुछ 6 से 7 मछलियाँ तैर भी रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ। मछलियाँ कैमरा शाय हैं, कोशिश करते हैं कि उनके पर्दे का ख्याल रखें और उनकी वीडियो बना लें पेश की इजाज़त के साथ। जैसे जैसे इस जगह को लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी आती जा रही हैं। बड़ा ही पीसफुल सीन है। यहाँ पे लोग कुकिंग भी खुद कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे लोग हाइकिंग करते हुए दूर दूर तक जा रहे हैं। तो अभी हमने पॉइंट को तो एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन थोड़ा ट्राई मारते हैं कि ज़रा दूर तक चलते हैं और ड्रोन से तो दूर के नज़ारे ले लिए हैं, अब ख़ुद भी नज़ारे लेते हैं दूर दूर से। ब्रदर खुद बनाया आपने ये खाना? वेरी गुड, जबरदस्त। चिकन कढ़ाई मौलवी साहब ने बनाया। अच्छा, तो कितना रेट देते हैं आप इसको आउट ऑफ 10? 10? अच्छा, क्या क्या खुद भी आपने? आप खा लेना आप। हाँ, रेट मैं करता हूँ, ठीक है। ये खाना लगता है वाकई मज़ेदार है, जो कुछ नहीं बचा पीछे। कबाब बाकी बहुत मज़े के हैं और चिकन ही बीफ के ना, वो तो बीफ के चिकन। चलो वो भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप ठीक कह रहे थे कबाब बाकी बहुत मज़े के हैं। आप डेट आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देते हैं भाई?
थैंक यू सो मच। आप भी खा ले खाना। अभी कुछ लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो मैं सिलेंडर देख के उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आपने खाना खुद बनाया? तो शायद मेरे पूछने के स्टाइल से ही उनको पता लग गया कि इन्हें बड़ी भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे सुलह मारी। बड़े अच्छे लोग थे यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर मैं उनके पास बैठ गया मजबूरन, उन्होंने इंसिस्ट इतना किया, फिर मुझे 1, 2, 10, 11, 12, 15 लुकमे लेने पड़े। लेकिन आपके कबाब बहुत मज़े के थे भाई, थैंक यू। कलाम से बिल्कुल 8-9 किलोमीटर के फासले पर ब्लू वाटर का जो स्पॉट था वो मैंने कवर किया है। ये रिसेंटली बनाया गया है, अच्छा फैमिली स्पॉट है। और वैसे तो मेरा ख्याल था यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं है, लेकिन वॉशरूम भी है, प्रॉपर रेस्टोरेंट भी मौजूद है। आपको इवन के ट्रॉट फिश भी यहाँ से मिल जाती है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सजेशन में बताइएगा कलाम वैली में और कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप देखना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का आज बहुत छोटा और बड़ा ही यूनिक सा एपिसोड लेके मैं आया हूँ। आप जब लोग सवात रीजन में एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको सेब के, आड़ू के और जापानी फल के बड़े बाग नज़र आते हैं। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मालम जब्बा के रोड पर और यहाँ पे राइट लेफ़्ट सारे जापानी फल से लदे हुए बाग थे। तो मैं आज इस बाग में ही खड़ा हुआ हूँ। हम चेक करते हैं कि ये जो दरख्त है जब ये फलों से भर जाता है तो ये कैसा लगता है, इसको उतारने का प्रोसेस कैसा है और इसकी पैकिंग कहाँ से होती है और कहाँ जाती है। हम तो सिंपली जाके बाज़ार से ख़रीद के खा लेते हैं, लेकिन हम आज ये चेक करेंगे कि क्योंकि ये एक पेरिशेबल नेचर फल है, जल्दी ख़राब हो जाता है, स्ट्रॉबेरी जैसे है उसी तरह का फल है। और लेकिन यहाँ पे ये कच्चा पैक हो रहा है, ये मैंने देखा है, अभी ये फल कच्चा है। तो हम देखते हैं इसको दरख्त से उतारना कैसे है, फिर इसकी पैकिंग कैसे होती है और ये मंडी तक कैसे पहुँचता है। तो चल के देखते हैं। बस रिकॉर्डिंग से जब ये फल पकता है, दरख्त से उतरता है तो ये इस कलर का होता है, लाइट सा रेड होता है और इस टाइप का। इसलिए हमें ये तंजीवी बाहर से लाना पड़ता है और इस कलर का होता है। और ये जो पैक कर रहे हैं, ये जो लोग पैक कर रहे हैं तो ये बहुत सारे जो लोग पैक कर रहे हैं सारे ये मार्केट तक पहुँचते रेड होता है। हमारी तरफ से भी निकाला नहीं जाता। तो ठीक है, बाद इसका सारा फोकस करना है। मैं ले ले यार मेरे साथ। ये मेरा सुपरवाइजर है। हाँ यार वीडियो बनाते हैं यार, क्या करता है यार। ये बच्चे इन्होंने रखे हुए हैं जो पिक करते हैं फ्रूट को दरख्त पे चढ़ के। इनके पास छोटी सी एक गठरी सी होती है, बैग सा होता है, उसको एक कंधे पे डालते हैं,
और दरख्त पे चढ़ के उसको फुल करते हैं। और अब इन्हीं को पता है कि कौन सा फल उतारने वाला है, मैच्योर हो चुका है और कौन सा नहीं, क्योंकि मुझे तो सारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये अक्सर वो फल हैं जो छोड़ देते हैं। अपना बैग भरने के बाद ये बड़े आराम से, और बड़ी प्रैक्टिस है इनकी, और मिनटों में इनके जो बैग्स हैं वो भर रहे हैं और पैकिंग का भी सिलसिला चल रहा है। मैं अपने में कर रहा हूँ। अरे ठहर जा, मैं नहीं आ रहा। क्यों चौंसे क्यों ऊपर यार, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। आपको पेंट पहना है इसमें। अरे यार वो अच्छा है। आगे सारा करेंगे। Dari Allah. Siapa? Banyak juga. ये पैक कर रहे हैं। जब ये फल पकता है, दरख्त से उतरता है, तो ये इस कलर का होता है, लाइट सा रेड होता है, ऑरेंज टाइप आप इसे कह सकते हैं। इसलिए हमें ये चलती हुई कार से लग रहा था कि जैसे आड़ू है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का होता है। ये जो लोग पैक कर रहे हैं वो बता रहे थे कि ये मार्केट तक पहुँचते पहुँचते रेड हो जाएगा। हमारी तरफ से इसको कोई मसाला नहीं लगाया जाता। अभी रास्ते में मुझे शक पड़ा था कि ये आड़ू का बाग है, तो हम लोगों ने वहाँ पे गाड़ी रोकी है, तो पता चला है आड़ू नहीं है, क्योंकि चलती हुई गाड़ी से आइडिया नहीं होता। ये जापानी फल यहाँ पे पैक हो रहे हैं। आप जब ट्रैवल करते हैं मिंगोरा सिटी से मालम जब्बा की तरफ, तो आपके दाएं बाएं जापानी फल के, आड़ू के, सेब के बाग आते हैं। इसके अलावा आलू की भी काफ़ी फसल आती है। तो अभी तो हम बस शहर से निकले हैं, फिज़ा कट जस्ट क्रॉस किया है। भाईजान ये किस मार्केट में भेजते हैं आप? फैसलाबाद, लाहौर। आप काम करते हैं? अच्छा, फैसलाबाद, लाहौर और पिंडी। अच्छा मुझे बताएं, अभी तो ये है कच्चा है, तो ये जब हमारे पास पहुंचता है तब तो ये लाल रंग का हुआ होता है। उसको कार्बेट लगाते हैं ना, एक मसाला लगाता है। ओके ओके ओके, ये मंडी में लगेगा, लेकिन आपने तो पैक कर दिया, वो दोबारा से खोलेंगे? दोबारा खोलेंगे उधर। ओके, इसको भी आम की तरह और केले की तरह मसाला लगाया जाता है। कार्बाइड का जो होता है, वो पोटाश जिसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो ये सिर पाड़ सा। बड़ी मेहरबानी यार। सही, तो ये किस मौसम में होता है? उस मौसम, सर्दी मौसम में शुरू होते हैं ना, सर्दी जब आना शुरू होती है। हाँ। सही, तो ये साल में सर्दी होते है उसके रंग सुर्ख होता है। ओके, जैसे जैसे सर्दी होती जाएगी इसका रंग भी सुर्ख होता जाएगा। सही। इसके अलावा मुझे बताएं, ये साल में एक दफ़ा देती है फसल? एक दफ़ा।
सही। सवाद का वैसे जापानी फल मशहूर है, स्वाद का मशहूर तो है, उसके अलावा किसका मशहूर है? उसके अलावा पेशावर में तो रंग सुर्ख नहीं है। नहीं है, अच्छा। उसके पानी की वजह से ज़्यादा। ओके सही। तो इसमें आप ट्रक निकलते हैं? हाँ, सही। अच्छा, मैंने यहाँ पे पिछली दफ़ा देखा था आड़ू के पैकिंग। आड़ू तो ख़त्म हो गया अगस्त में, तकरीबन 25 में आड़ू ख़त्म हो गया। सही। जापानी फल के बाग का एक्सपीरियंस मैंने आज पहली दफ़ा किया है, बड़ा मज़ा आया और बड़ा ही अच्छा लगा है। और आप मुझे बताइएगा आपको जापानी फल पसंद है कि नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि जापानी फल अच्छा नहीं लगता, उसको खाने से ज़रा अजीब सी एक इरिटेशन सी होती है। और एपिसोड के बारे में आप मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड, नई सड़क और नई मंजिल। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं सवात मोटरवे पर, जो कि रिसेंटली ही फुली ऑपरेशनल कर दी गई है। इस सड़क के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आप फ्रेंड्स की सजेशंस थी और मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा इस सड़क पे सफ़र कर रहा हूँ। आज हम चल के देखेंगे इस सड़क पे कौन कौन सी इंटरचेंजेस बनी है, टनल्स कितनी हैं और किन किन शहरों का इसका फ़ायदा हो रहा है। इससे पहले जब आप सवात जाते थे तो रशाकई इंटरचेंज से आपको मुड़ना होता था, जिसमें मर्दान, शेरगढ़ और बटखेला जैसे शहर आते थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ती थी। इस सड़क के बनने से ये सारे शहर बाईपास हो गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से सवात का जो 6 घंटे का रास्ता था वो सिमट कर अब 3 घंटे का रह गया। और ये बहुत बड़ा इंकलाब है। सवात मिंगोरा कलाम की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, ये सड़क उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ रहिएगा। सवात एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए आप सफ़र करेंगे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे यानी M1 पर। ये एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से स्टार्ट होती है और चकदरा तक जाती है। इस सड़क के बनने से मर्दान, तख्त भाई और बटखेला जैसे शहर बाईपास हो जाते हैं, जिससे वक्त की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 6 एग्जिट्स हैं, जिसकी कुल लंबाई 81 किलोमीटर बनती है, जबकि इस पर सफ़र करने का टोल टैक्स 160 रुपये अदा करना होता है। और इस एक्सप्रेसवे के बनने से इस्लामाबाद से मिंगोरा जाने के लिए आपका 3 घंटे का वक्त बचता है। मेरा सफ़र कर्नल शेर खान इंटरचेंज से शुरू हो रहा है, जो कि M1 पर वाक़या है। ये सड़क क्योंकि अभी नई बनी है, इसलिए ड्राइविंग का अपना ही निज़ाम फील हो रहा है। सवात एक्सप्रेसवे पर पहला एग्ज़िट 10 किलोमीटर बाद ही आ जाता है और एग्ज़िट आने से पहले आपको साइन बोर्ड भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये पहला एग्ज़िट दोबिया मर्दान जाने के लिए है। इस इंटरचेंज को क्रॉस करने के बाद आपको पहाड़ों की धुंधली सी तस्वीर नज़र आने लगती है, जो कि मालाकंड डिवीजन में वाक़या है।
दूसरी इंटरचेंज के आने तक सड़क बल खाती हुई खेतों में से गुजरती है और इर्द गिर्द का माहौल मज़ीद खुशगवार बना देता है। दूसरी एग्ज़िट को इस्माइलिया इंटरचेंज कहा जाता है। ये सवात एक्सप्रेसवे की अहम इंटरचेंज है जो सवाबी और मर्दान जाने वाले यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कई छोटे शहर भी इसी इंटरचेंज से एग्ज़िट लेकर आते हैं। इस्माइलिया इंटरचेंज के बाद एक वैली सी बन जाती है। इर्द गिर्द के खेतों के पीछे पहाड़ आ जाते हैं और मंजर ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। सड़क का निज़ाम सफ़र के साथ साथ बेहतरीन होता जा रहा है और हम पहुंच गए हैं सवात एक्सप्रेसवे की तीसरी एग्ज़िट पर। यहाँ से बख्शाली और सावल ढेर जाने वाले एग्ज़िट हो जाएंगे। बख्शाली इंटरचेंज के कुछ देर बाद आपको सर्विस एरिया के बोर्ड भी नज़र आने लगते हैं। सर्विस एरिया में ट्रक शॉप, मस्जिद, वॉशरूम और टायर शॉप की सहूलत मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं बना। काटलंग सर्विस एरिया के बाद सवात एक्सप्रेसवे का चौथा एग्ज़िट आता है। इस एग्ज़िट को इस्तेमाल करते हुए आप काटलंग और बाबूज़ई जा सकते हैं। इसको बाबूज़ई इंटरचेंज कहा जाता है। बाबूज़ई इंटरचेंज के बाद सड़क इस एरिया में दाखिल हो जाती है जहां पहाड़ काटे गए हैं और बेहतर यह है कि आप स्पीड थोड़ी कम कर दें। सवात मोटरवे की 5वीं एग्ज़िट पलई इंटरचेंज है जो दरगई और बुनेर जाने वाले इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे सड़क पर आपको कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क भी नज़र आता है। पलई इंटरचेंज के बाद सवात एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा आता है जो हाल ही में ओपन किया गया है। पहले आपको यहाँ से पुराने रूट पर जाना पड़ता था, मगर अब टनल्स खोल दी गई हैं और सड़क सीधी चकदरा तक जाती है।
पहली टनल में लाइटिंग का काम अभी किया जा रहा है और ये कदरे छोटी टनल है। दूसरी टनल पर भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और अभी सिर्फ एक टनल को दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोला गया है। सवात मोटरवे की तीसरी और आखिरी टनल सबसे लंबी है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ एमरजेंसी लेन, फायर एक्सटिंग्विशर, एमरजेंसी कॉल जैसी तमाम सहूलियात दी गई हैं और अभी के लिए यहाँ की स्पीड लिमिट 15 किलोमीटर तक की गई है गाड़ियों के लिए। सवात मोटरवे का सफ़र मेरा चकदरा इंटरचेंज पर आकर ख़त्म हो गया। यहाँ से मैं आगे जाके राइट हो जाऊँगा, दरिया के साथ साथ तकरीबन आधे घंटे में मैं गोरा पहुँच जाऊँगा। M1 मोटरवे से जब मैंने कर्नल शेर खां इंटरचेंज से स्टार्ट किया था और चकदरा पहुँचने में नॉर्मली आपको 4.5 से 5 घंटे लगते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा शहर भी आते थे जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब ये सफ़र सिमट के तकरीबन 1.25 घंटे का रह गया है और नहायत खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की सड़क बनी है और रास्ते में एक सर्विस एरिया भी आया था, लेकिन अभी पेट्रोल पंप की सहूलत नहीं है और सर्विस एरिया ऑपरेशनल हो चुका है, जहाँ पे मस्जिद, वॉशरूम और आपको टक शॉप और खाने की सहूलियत दी गई है। और रास्ते में 3 टनल्स आई थी, एक लंबी टनल थी तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब थी, बहुत ही खूबसूरत, और अभी वहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है। तो सवात एक्सप्रेसवे का सफ़र मेरा आज यहाँ पर ख़त्म हो गया है और मुझे बताइएगा आपको मेरा ये सफ़र और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। ग्रिप ऑन ट्रिप का सफ़र दाखिल हो चुका है वादी सवात में और अब मैं आपको टर्की सीरीज़ के साथ साथ दिखाने वाला हूँ पाकिस्तानी स्विट्ज़रलैंड और बताने वाला हूँ कि माहूडन झील पर अक्टूबर के महीने में सर्दी का क्या निज़ाम होता है और लेकर चलूँगा आपको वयून टॉप पर और दिखाऊँगा आपको मालम जब्बा की रौनकें। तो तैयार हो जाएं ग्रिप ऑन ट्रिप की ब्रांड न्यू सीरीज़ सवात द पैराडाइज के लिए। और अगर आप तुर्की के सबसे अहम तारीखी मॉन्यूमेंट तकसीम स्क्वायर की कहानी सुनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के वक्त क्या एग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार इस्तांबुल में क्यों है, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरा ये सफ़र जारी है, मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।